हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नित्या वेज। तो आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले MEG7 के ब्लॉक 4 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है अनीति देसाई का एक नॉवल है क्लियर लाइट ऑफ द डे, जो कि MEG7 के सिलेबस में है। तो ये जो ब्लॉक 4 का जो ये टॉपिक है, इसको हम आज इसके ऑल इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो ये नॉवल है, इसको लिखा था इसकी राइटर अनीता देसाई ने, और इसके बाद में इसकी समरी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में, और उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये जो टॉपिक है ब्लॉक 4 का, इसमें से किस तरह के क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए हैं और एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए पहले आप देखते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इसका जो फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो है, डिस्कस अनीता देसाईज क्लियर लाइट ऑफ द डे एज ए फेमिनिस्ट नॉवल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली कमेंट ऑन द वे इन विच अनीता देसाई व्यू द पॉलिटिकल एलिमेंट्स इन द क्लियर लाइट ऑफ द डे। नेक्स्ट, हाउ डज अनीता देसाई कंबाइन द पर्सनल एंड द पॉलिटिकल इन क्लियर लाइट ऑफ द डे। नेक्स्ट, डिस्कस द पॉलिटिकल डायमेंशंस इन अनीता देसाईज नॉवल क्लियर लाइट ऑफ द डे। And next, critically comment on Anita Desai's use of imagery in her novel Clear Light of the Day। तो आपने इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देख लिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक में से पूछे जाते हैं, और मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसकी पॉलिटिकल डायमेंशंस में से, और इसमें किस तरह की इमेजरी यूज़ की गई है, और जो पॉलिटिकल एलिमेंट जो अनीता देसाई ने अपने नॉवल में यूज़ किया है, मेनली क्वेश्चन उसमें से ही आता है। और जो हमने समरी का वीडियो किया है, आप उसे देख लीजिए ताकि आपको इस नावल की सारी स्टोरी अच्छे से समझ आ जाए, तभी आप एक अच्छा आंसर अटैम्प्ट कर पाएंगे। मैंने ये दोनों वीडियो सेपरेट बनाए हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो, और इकट्ठी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, इसलिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो क्लियर लाइट ऑफ द डे नॉवल है, उसके ऑल इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो भी हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइटर के बारे में, क्योंकि जब भी हम एक आंसर अटैम्प्ट करते हैं तो हमें राइटर के बारे में उसकी नॉलेज होना, उसके वर्क्स की नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है। वो लाइन्स भी हमें आंसर में ऐड करनी होती है। तो ये जो राइटर हैं, ये हैं अनीता देसाई। ये एक वुमेन राइटर हैं और इनका जन्म हुआ था 24 जून 1937 को मसूरी में। और अगर हम बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की, तो इनकी जो मदर थी वो जर्मन इमाइग्रेंट थी, जिनका नाम था टोनी नीमे। और इनके फादर थे वो एक बंगाली बिजनेसमैन थे, DN मजूमदार। और इनकी फादर और मदर की शादी उस टाइम हुई थी जब ये बहुत ही एक तरह से अनट्रेडिशनल मैटर था कि कोई इंडियन किसी यूरोपियन से मैरिज करे। और इनकी 2 एल्डर सिस्टर्स हैं और एक ब्रदर है, इनके सिबलिंग्स हैं। इन सब की परवरिश न्यू दिल्ली में ही हुई थी। इनके पेरेंट्स न्यू दिल्ली में रहते थे। और इनके ऊपर जो अनीता देसाई है, क्योंकि इनकी मदर थी वो जर्मन थी और इनके फादर थे वो बंगाली थे, तो इस कारण से इनके काफ़ी लैंग्वेजेस इन्हें आती हैं। ये अपने नेबरहुड में, जब भी अपने पड़ोस में, जब ये हिंदी का यूज़ करती थी, और जर्मन लैंग्वेज का यूज़ ये अपने घर में करती थी, और आउट ऑफ होम ये बंगाली, उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करती थी। और इंग्लिश लैंग्वेज इन्होंने अपने स्कूलिंग के टाइम में ही सीखी थी, और ये इसीलिए ये इनकी लिटरेरी लैंग्वेज भी बन गई। इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकी लैंग्वेज के बारे में भी आ जाता है, पूछ लिया जाता है। और इसके बाद में ये जब 7 साल की थी तभी से इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था, स्टोरीज़ वगैरह। और जब इनकी फर्स्ट स्टोरी जो थी वो इन्होंने पूरी लिखी थी जब ये सिर्फ 9 साल की थी। तो ये जो इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। जो फर्स्ट इनका इम्पोर्टेंट वर्क है, द जिगजैग वे। नेक्स्ट, फास्टिंग फेस्टिंग, इन कस्टडी, द विलेज बाय द सी, क्लियर लाइट ऑफ द डे, क्राई द पीकॉक, फायर ऑन द माउंटेन। तो ये जो अनीता देसाई हैं, इनको ये 3 बार बुकर प्राइज़ के लिए भी शॉर्ट लिस्टेड हो चुकी हैं, और इन्हें अपने वर्क फायर ऑन द माउंटेन के लिए 1978 में साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। और जो इनका वर्क है द विलेज बाय द सी,
इसके लिए इन्होंने ब्रिटिश गार्डियन प्राइज़ भी इन्हें मिल चुका है। तो इस तरह से हमने बात कर ली इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स की, हमने कुछ एक वर्क्स की बात की है, ये इनके सारे वर्क्स नहीं हैं। अब हम बात करते हैं क्लियर लाइट ऑफ द डे के बारे में। ये वर्क 1980s के अंदर इन्होंने लिखा था, 1980 में। और ये जो वर्क है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क है उस समय की सिचुएशंस को दिखाने के लिए। और अनीता देसाई जो अपने वर्क्स लिखती हैं, ये मेनली जो करेक्टर होते हैं उनकी साइकोलॉजिकल नॉवल ये लिखती हैं, उनकी साइकोलॉजी को फोकस करके लिखती हैं, ना कि पॉलिटिकल डायमेंशंस को ज़्यादा फोकस करती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी पॉलिटिकल डायमेंशंस की जो इस नावल में यूज़ किए गए हैं। तो अगर हम बात करें पॉलिटिकल डायमेंशंस की, तो इस समय जो इंडियन फिक्शन राइटर्स थे जो इस समय के वर्क्स लिखे जाते थे, उनमें मेनली इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और उसकी डेवलपमेंट ये सब इंटरकनेक्टेड होता था। लेकिन दूसरे राइटर्स से हट करके जो अनीता देसाई है, इन्होंने जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स है 1947 की, इसे अपने नावल का मेन थीम इन्होंने नहीं रखा है। सी हाईलाइट्स द दास फैमिलीज़ हिस्ट्री, इन्होंने अपने नावल में दास फैमिली की हिस्ट्री को हाईलाइट किया है और उसी फैमिली हिस्ट्री के अंदर इन्होंने नेशनल हिस्ट्री को भी शो किया है। तो एक तरह से ये इनके काम की एक तरह से हम कह सकते हैं एक अलग बात रही है कि ये जो अपने नावल लिखती हैं इसके अंदर मेनली ये साइकोलॉजिकल नावल लिखती हैं। जो करैक्टर है उसके इनर वर्ल्ड पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और आउटर वर्ल्ड को इमेजनरी और इस तरह की चीज़ों से शो किया जाता है। तो इसके अंदर जो पॉलिटिकल डायमेंशन है उसके अंदर इन्होंने दास फैमिली की हिस्ट्री के थ्रू ही उसको डिफ़ाइन करते हुए ही इन्होंने नेशनल हिस्ट्री के बारे में बात की है। लेकिन इसके साथ ही जहाँ पर भी नेशनल हिस्ट्री की बात होती है उनको डिस्कस करते हैं। जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है या जो पॉलिटिकल जो एलिमेंट्स डाले गए हैं नावल में, वो जो पार्ट सेकंड है जब वो शुरू होता है तो उसमें बात की जाती है 1947 के वायलेंस और पार्टीशन की, कि उस समय जब पार्टीशन का टाइम था किस तरह से वायलेंस हो रहे थे हिंदू मुस्लिम्स के बीच में और किस तरह लोगों के मन में एक डर था। और उस मन को का जो डर है उसको उन्होंने, जो राजा है उसके फादर जब उसे कहते हैं कि तुम मुस्लिम जो जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन न लेकर के तुम्हें हिंदू कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। तो जब इस बात के लिए उसके फादर उसे फोर्स करते हैं तो उससे ये इसके जब उनकी जो बात आती है तो उससे दिखाया गया है कि किस तरह हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में उस समय टेंशन्स थी, कितना वो लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पाते थे। और इसके साथ में ही जो अली जो फैमिली है वो भी उस समय में वहाँ की जो पार्टीशन की वायलेंस को देखते हुए वो भी उनका नेबरहुड को छोड़ करके चले जाते हैं। इसको इन्होंने यहाँ पे एक तरह से पॉलिटिकली सिचुएशंस को दिखाया गया है। इसके साथ ही जो राजा है जब वो हिंदू कॉलेज में अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहा होता है तो वो कॉलेज की पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने लग जाता है, लेकिन फिर वो अपने आप को कॉलेज पॉलिटिक्स से अलग कर लेता है क्योंकि जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो फंडामेंटलिस्ट और टेररिस्ट नेचर के होते हैं, एजेंडा वाले लोग होते हैं और ये लोग मुस्लिम से हेट करते हैं। तो एक तरह से यहाँ से भी हमें पॉलिटिकल सिचुएशन का पता चल रहा है। साथ में ही जो राजा है उसको एक हीरोइक करैक्टर की तरह डिपिक्ट किया गया है, जो हिंदू मुस्लिम जो हेटेड है उसके खिलाफ है, वो मुस्लिम से घृणा नहीं करता है और हैदर अली है उसको एडमायर करता है, वो जो उसका नेबरहुड है और जो जिसके रेंटेड हाउस में वो लोग रहते हैं, जो उनका लैंडलॉर्ड है। इसके साथ ही यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो राजा है और हैदर अली है, हैदर अली भी इंस्पायर करता है राजा को कि वो उर्दू पढ़े, उर्दू के अंदर एक अच्छा पोइट राजा बनना चाहता है। इसके लिए इंस्पिरेशन हैदर अली उसे देता है और उसे अपने घर की लाइब्रेरी यूज़ भी करने देता है। तो इससे उस समय की जो प्री इंडिपेंडेंस इंडिया उसमें हिंदू मुस्लिम्स की जो यूनिटी होती थी या इन लोगों का जो आपसी प्यार होता था दो कम्युनिटीज़ के बीच में, उसको शो किया गया है। साथ में ही जब राजा है वो हैदर अली की जो डॉटर है बेनज़ीर उससे शादी कर लेता है और ये लोग हैदराबाद शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे एक पॉलिटिकल सिचुएशन को शो किया गया है, लेकिन एक फैमिली के बैकग्राउंड से उसे दिखाया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं जो नॉवल है उसके अंदर इमेजरी का झांझा यूज़ हुआ है।
अनीता देसाई साइकोलॉजिकल टाइप के साइकोलॉजिकल बेस्ड नावल लिखती हैं और इनके नावल्स के अंदर जो करैक्टर्स हैं उनके इनर फीलिंग्स को, इनर वर्ड को डिपिक्ट करने के लिए, उसको पोर्ट्रे करने के लिए ये इमेजरी का भी काफ़ी यूज़ करती हैं। और इन्होंने जो मेनली यहाँ पे जो इमेजरी यूज़ हुई है उसमें सबसे पहले जब नावल स्टार्ट होता है तो कोयल्स की सिंगिंग को शो किया जाता है। कोयल्स हैं वो सिंग कर रही हैं। इसके बाद में जो बाबा जो करैक्टर है, जो कि एक ऑटिस्टिक चाइल्ड है, एक बॉय है, तो बाबा को एक हार्मलेस गार्डन स्पाइडर बोला गया है। और इसी तरह एनिमल की इमेजरी को भी काफ़ी यूज़ किया गया है। जैसे एक काऊ का इंसिडेंट है, एक जो काऊ का एपिसोड है उसमें एनिमल की इमेजरी को यूज़ किया है। बी के एपिसोड के अंदर काऊ की इमेजरी को यूज़ किया गया है। और ये सब बातें हमने समरी में डिस्कस की हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। फिर इसके बाद में इन्होंने जो मुल्क का सॉन्ग है, जो कि नॉवल के लास्ट में जब मुल्क का सॉन्ग आता है तो उसके अंदर भी क्वीइंग पीजन्स का भी मुल्क के सॉन्ग को कंपेयर किया गया है क्वीइंग पीजन से। फिर जब बाबा को जब बीम डांटती है और बाबा कमरा छोड़ करके थोड़ी देर बाहर घूमने चला जाता है चुपचाप, तो उसे एक थर्स्टी डॉग की तरह कंपेयर किया गया, थर्स्टी डॉग कह करके उसे डिनोट किया गया है। उसके थर्स्टी डॉग की इमेजरी उसके लिए यूज़ की गई है, जो थोड़ी देर में घूम फिर के वापस आ जाएगा। फिर इसके बाद में एक वाइट हॉर्स की इमेजरी यूज़ की गई है, जिसमें हैदर अली को सफ़ेद घोड़े पे जाता हुआ उन्होंने शो किया है, इमेजिन किया है, जिससे कि उस समय की जो रॉयल जो मुग़ल होते थे प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में, उनकी रॉयलिटी को यहाँ पे शो किया गया है मुग़ल्स की। फिर इसके बाद में जो बीस का अटैक का जो एपिसोड है, जिसमें जो तारा है वो इस्केप कर जाती है अपनी बहन को और उस सिचुएशन में छोड़ करके भाग जाती है तारा, तो उस सारे एपिसोड को, इस्केप का जो एपिसोड है बी के अटैक से तारा का, उसको शो किया गया है। जो करैक्टर है तारा, उसकी इस क्वालिटी को शो करने के लिए कि कैसे वो भाग जाती है अपने जब भी उसे कोई स्ट्रगल करना हो या कोई प्रॉब्लम फेस करनी हो तो वो प्रॉब्लम्स से दूर भाग जाती है। और इसके बाद में लाइट का भी काफ़ी यूज़ किया गया है इमेजरी के तौर पे। और ये जो टाइटल है नॉवल का वही है क्लियर लाइट ऑफ द डे। तो जो लाइट जो यहाँ पे एक तरह से जो रोशनी है उसका भी काफ़ी वेज में यूज़ किया गया है। एक तो उसका यूज़ किया गया है फ्रीडम के तौर पर, एक इसका यूज़ किया है कि अपनी जो घर है उसको छोड़ करके जो करैक्टर्स चले जाते हैं, जैसे तारा है वो अपना घर छोड़ करके चली जाती है, वो बकुल से शादी कर लेती है और एक तरह से वो नावल में दिखाया गया है कि वो अपने घर की जो प्रॉब्लम्स है उसको शेयर करने की बजाय उनसे किनारा कर लेती है। और इसी तरह जो राजा है वो भी बेनज़ीर से शादी करने के लिए हैदराबाद चला जाता है, अपने घर को छोड़कर चला जाता है। और सारी सिचुएशन में बाबा जो कि एक डिपेंडेंट है, जो मेंटली हेल्थ ही नहीं है टोटली, वो जो बीम पे डिपेंड हो जाता है और बीम सारी सिचुएशन को हैंडल करती है, सारी प्रॉब्लम्स को अकेले फेस करती है। तो एक तरह से गोइंग आउट के लिए भी लाइट की इमेजरी का यूज़ किया गया है। और इसके साथ ही लाइट का यूज़ मेनली किया गया है अफेक्शन के लिए, कि जो ये करैक्टर्स हैं, जो ये सिबलिंग्स हैं, इनके बीच में जो अफेक्शन है उसके लिए भी लाइट का यूज़ किया गया है। तो इस तरह इन सारी इमेजरीज़ का इस नावल में यूज़ हुआ है। अब हम बात करते हैं जो नावल है उसके अंदर म्यूज़िक की क्या इम्पोर्टेंस है। अनीता देसाई अपने नावल्स के अंदर म्यूज़िक का काफ़ी इम्पोर्टेंट यूज़ करती है और इस नावल के अंदर भी म्यूज़िक को काफ़ी शो किया गया है, म्यूज़िक की काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले जब नावल बिगिन होता है, शुरू होता है, तभी कोयल्स की सिंगिंग को शो किया गया है, कोयल्स की सिंगिंग की बात की गई है। उसके बाद में जब नावल एंड होता है उसमें भी मुल्क के जो गुरु हैं वो इकबाल की पोइट्री को सिंग कर रहे हैं और एक सिंगिंग कंसर्ट्स के साथ ही नावल ख़त्म होता है। और इसके बाद में जो जहाँ पर भी ये जो नावल है उसका थीम क्या जो फोरग्राउंड है उसमें म्यूज़िक ही है और जो ज़्यादातर जो करैक्टर्स हैं वो म्यूज़िक के साथ एसोसिएटेड हैं किसी न किसी तरीके से। और इसके साथ ही क्योंकि जो ये नावल है इसका नेचर साइकोलॉजिकल नेचर है और इसीलिए जो देसाई है वो म्यूज़िक का काफ़ी बार यूज़ करती हैं, जो करैक्टर्स हैं उनकी थॉट्स, इमोशंस और फीलिंग्स को शो करने के लिए, पोर्ट्रे करने के लिए।
और इसके बाद हम बात करें अगर करैक्टर्स की, तो जो बाबा का जो करैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है वो उसको इंट्रोड्यूस किया गया है थ्रू द म्यूज़िक ऑफ फोर्टीज़, कि वो फोर्टीज़ के म्यूज़िक को काफ़ी पसंद करता है और जो अपना ओल्ड ग्रामोफोन है उसे वो काफ़ी पसंद करता है, काफ़ी लाइक करता है। और जब राजा उसके लिए गिफ्ट में नया हाईफाई टेक्नोलॉजी का म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट लेकर के आता है तो भी वो अपना जो पुराना ग्रामोफोन है उसे छोड़ता नहीं है और वो फोर्टीज़ का म्यूज़िक ही ज़्यादा पसंद करता है। इसके बाद में जो डॉक्टर विश्वास का जो करैक्टर अपीयर होता है नॉवल में, वो भी उसको भी इसी तरह डिफ़ाइन किया गया कि वो म्यूज़िक से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक काफ़ी पसंद है। और जब ये जर्मनी जाते हैं तो वहाँ ये वायलिन बजाना भी सीखते हैं। नॉवल में दिखाया गया है कि जो डॉक्टर विश्वास हैं उनको क्लासिकल जो म्यूज़िक है वो काफ़ी पसंद है, जबकि जो डॉक्टर विश्वास की मदर हैं वो पुराना रविंद्र नाथ टैगोर का जो संगीत है उसे पसंद करती हैं। इसी तरह नॉवल में आगे बताया गया है कि जो दास फैमिली है वो वेस्टर्न सॉन्ग्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है, वेस्टर्न सॉन्ग्स लाइक करती है और इनके घर में ज़्यादातर वेस्टर्न सॉन्ग्स बजते हुए दिखते हैं। जबकि मिश्रा और अली फैमिलीज़ हैं क्योंकि ये क्लासिकल इंडियन फैमिलीज़ हैं और ये इसीलिए ये इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो एक तरह से जो म्यूज़िक है वो काफ़ी कुछ डिपिक्ट करता है इस नॉवल में और काफ़ी जगह म्यूज़िक को दिखाया गया है कि करैक्टर्स कैसे म्यूज़िक को प्यार करते हैं इस नॉवल में। तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इस नॉवल का म्यूज़िक। तो अब अगर लास्ट के अंदर अगर हम देसाई की सारी नॉवल के अंदर जो इन्होंने टेक्निक्स यूज़ की हैं, अगर सारे नॉवल के टेक्निक्स को सम अप करें तो हम कह सकते हैं कि जो देसाई है उन्होंने सबसे पहले एम्फेसाइज़ किया है इनर वर्ड ऑफ द करैक्टर, कि ये जो करैक्टर हैं उनके इनर वर्ड पे ज़्यादा फोकस करती है, ना कि आउटर वर्ड या आउटर सिचुएशंस पे। इसके बाद में जो नॉवल है उसमें फ्लैशबैक्स का यूज़ किया गया है। हमने देखा कि जो नॉवल है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है, 4 क्वार्टर्स में, जो कि ये टीलियस एलियट के स्टाइल से इन्फ्लुएंस होकर के इन्होंने ये स्टाइल यूज़ किया है। तो फ्लैशबैक्स का यूज़ किया गया है जिसके अंदर जो मेन जो करैक्टर है भीम है, तारा है, ये अपने पुरानी मेमोरीज़ में खो जाती हैं और वो अपने पुराने समय को याद करती है, 1940s के टाइम की समर्स को याद करती हैं। उससे पहले बाबा के बर्थ के टाइम को ये याद करती हैं और जब मीरा मासी फर्स्ट टाइम इनके घर आती है उस समय को ये याद करती हैं। फिर इसके बाद में इसमें यूज़ हुआ है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का, इंटीरियर मोनोलॉग का, और इसके साथ ही इन्होंने यहाँ पे जो नॉवल के अंदर डिपिक्ट किया गया है फ्रेगमेंटेड रियलिटीज़ को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से, मतलब कि जो रियलिटी जो है उसको फ्रेगमेंट्स के अंदर नॉवल के अंदर शो किया गया है, टुकड़ों में बांट करके रियलिटी दिखाई गई है और अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से रियलिटी को शो किया गया है। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट फीचर है। कोई भी नॉवलिस्ट इतने एक रियलिटी को शो करने के लिए कितने तरह की एलिमेंट्स उसमें डाल रहा है। इसके बाद में जो टेक्निक है, ये जो भी टेक्निक्स उसमें यूज़ की गई है उसका नॉवल के स्ट्रक्चर पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। और जो नॉवल का स्ट्रक्चर है वो 4 क्वार्टर्स का हो गया है। जो नॉवल है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें हमने समरी में भी डिस्कस किया है। जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रेजेंट में सेट किया गया है, जो सेकंड पार्ट है वो फ्लैशबैक में चला जाता है, 1947 के समर्स को ये के टाइम में चला जाता है। फिर जो थर्ड पार्ट है वो उससे भी ज़्यादा पीछे चला जाता है, 1940s के टाइम की बात करता है। और जो फोर्थ पार्ट है वो फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर है नॉवल का वो भी कुछ अलग है। फिर इसके बाद में जो देसाई है वो टाइम को कैसे ट्रीट करती हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जो नॉवल है इसका मेन थीम ही है टाइम को रखा गया है, टाइम को एज ए प्रिजर्वर एंड एज ए डिस्ट्रॉयर यहाँ पे मेन थीम रखा गया है देसाई की इस नॉवल का। और इसके साथ ही जो इमेजरी है उसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है, इमेजरी की भी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इमेजरी के थ्रू ही जो राइटर है वो जो अपने करैक्टर्स हैं उनके इनर वर्ड को शो कर पाती है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है क्लियर लाइट ऑफ द डे में इमेजरी का यूज़। तो इस तरह यहाँ पे सारी टेक्निक्स को हमने डिस्कस किया है। तो
ऑलमोस्ट सभी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस कर ली है इस नॉवल के, जो कि एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है। होप सो ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।